पिछली कक्षा में हमने सिविल सेवा नौकरशाही के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम में आज हम भर्ती मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे भर्ती का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। प्रोफेसर वाइट के अनुसार भर्ती उन विशेष प्रयत्नों को कहते हैं जिनके द्वारा सेवा में उचित शर्तों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि परीक्षा के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक विज्ञापन से लेकर सेवा के लिए जारी की गई आज्ञा तक का समस्त कार्यक्रम भर्ती है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार उस संपूर्ण कार्य को जिसके प्रत्याशी एक प्रार्थना पत्र अमुक जगह की भर्ती के लिए देता है, भर्ती समझा गया है। लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती का यही अर्थ लिया जाता है। किंग्सले कहते हैं कि भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा योग्य प्रत्याशियों को लोक सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता करने हेतु उत्साहित किया जाता है। इस तरह यह अधिक विस्तृत प्रक्रिया चयन है जिसमें कि परीक्षा और प्रमाणन भी सम्मिलित का विभिन्न अंग है। सही भर्ती का महत्व। हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए कि योग्य, ईमानदार, कुशल, निष्ठावान एवं कर्मठ व्यक्ति ही प्रशासन को सफल बना सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना, उनकी भर्ती करना और उन्हें नियुक्ति देना एक अत्यंत कठिन कार्य है। भारत जैसे देश में जहां राजनीतिक ईमानदारी का अभाव है, अधिकारियों में सच्चाई कम है, देश विशाल है और विकास के कार्य अधिक हैं, ऐसे देश के विशाल प्रशासनिक ढांचे में लोक सेवकों की संख्या अधिक बढ़ जाने से भर्ती की समस्या कुछ अधिक ही जटिल बन गई है। इसी कारण डॉक्टर वाइट कहते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया में हम विरोधी तत्वों में खींचातानी पाते हैं। एक और समानता व मानवता, दूसरी ओर विशेष योग्यता। भर्ती करते समय हमारे दिमाग में सदैव सही व उपयुक्त व्यक्ति के चयन की बात रहनी चाहिए। अतः भर्ती की कुछ ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे योग्य, कुशल और निष्ठा वाले व्यक्ति ही उस पद के उम्मीदवार हो सके और उनमें से हम सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों को चुन सकें, अर्थात अयोग्य व्यक्तियों को सेवा में भर्ती होने से एकदम दूर रखा जा सके। ग्लेंडन कहते हैं कि प्रशासन तंत्र जिसमें मानवीय तत्व कार्यरत रहते हैं कि उपयोगिता की मात्रा एवं प्रकृति इसी पर निर्भर करती है। भर्ती ही वास्तव में लोक सेवा की रीढ़ की हड्डी है। सही आदमियों की भर्ती कुशल प्रशासन के लिए उसी प्रकार जरूरी है जैसे अच्छी फसल के लिए पहली शर्त अच्छा बीज होता है। बीज अगर खराब, बीदा हुआ और बेकार हो तो फिर अच्छी खाद, जुताई, पानी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और मेहनत उतना फल नहीं दे सकता जितने की अपेक्षित है। ठीक इसी प्रकार गलत व्यक्तियों की भर्ती भी कुशल प्रशासन नहीं दे सकती। इसलिए स्टॉल कहते हैं कि एक संपूर्ण लोक सेवकों के ढांचों की आधारशिला है। सरकारी नीतियों को सफल रूप में साकार करने के लिए योग्यतम व्यक्तियों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। लोक प्रशासन का अन्य कोई भी भाग अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस समय तक आधारभूत सामग्री उचित नहीं होगी उस समय तक प्रशिक्षण, निरीक्षण, सेवायापन, वर्गीकरण, खोज कितनी ही व्यापक क्यों ना हो, लोक कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हो सकती। ग्लेन कहते हैं कि भर्ती लोक सेवा के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। अच्छे प्रशासन का निर्माण अनेक तत्वों जैसे नेतृत्व, संगठन, वित्त, नैतिक स्तर, ढंग व प्रणाली से होता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण मानव शक्ति है। जो सरकार भर्ती के मामले में जितनी ज़्यादा सतर्क होगी वह उतनी ही कार्मिक व्यवस्था और लोक प्रशासन की कम से कम समस्याओं का सामना करेगी। लूट प्रणाली तथा योग्यता प्रणाली। सुदृढ़ कार्मिक वर्ग व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है कि लूट प्रणाली को समाप्त किया जाए और उसके स्थान पर योग्यता प्रणाली को प्रारंभ किया जाए। लूट प्रणाली से हमारा तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक स्थानों की पूर्ति विजित राजनीतिक दल अपने समर्थकों की नियुक्ति से करें, क्योंकि चुनाव में उन लोगों ने विजय के लिए भागीरथी प्रयत्न किए। इस प्रणाली को कर्मचारियों की रखो और निकालो की नीति भी कहा जा सकता है। 1881 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्रणाली सक्रिय थी। इस प्रणाली के अंतर्गत विजित दल वर्तमान कर्मचारियों व अधिकारियों को पदच्युत करके उनके स्थान पर अपने दल का समर्थन करने वाले लोगों को नियुक्त कर देता था। लेकिन अमेरिकी लोगों की आंख अब खुली है जब 1881 में राष्ट्रपति गैरफील्ड की हत्या एक दुखी बेरोजगार ने कर दी। इस कारण 1883 में अमेरिकी कांग्रेस ने
पेंडलेट अधिनियम पास किया, जिसके द्वारा सिविल सेवा को स्थायित्व प्रदान किया गया और योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाने लगी। 1883 में इसी अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस तरह इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बदमाशों व अयोग्य लोगों को सिविल सेवा से दूर रखना था। भर्ती का यह निरात्मक रूप था, लेकिन इससे कई हानियां भी हुई, जिससे योग्य व्यक्ति अपने आप दूर रहने लगे। आज वर्तमान युग में भर्ती नीति का उद्देश्य न केवल बदमाश और अयोग्य लोगों को सिविल सेवा से दूर रखना है, बल्कि उसके साथ साथ अच्छे और योग्य लोगों को आकर्षित भी करना है। यह निश्चयात्मक भर्ती की नीति के मुख्य तत्व निम्न है। पहला, लोक सेवाओं में भर्ती के लिए बाजार बनाना, भर्ती के लिए आकर्षक साहित्य तैयार करना, प्रत्याशियों की योग्यता आंकने के लिए वैज्ञानिक साधन अपनाना, सेवा के भीतर से ही योग्य प्रत्याशियों को ढूंढना और सही व्यक्ति को सही कार्यभार सौंपना। भर्ती की समस्या। पहला, भर्ती करने वाली सत्ता को मालूम करना। कर्मचारियों की भर्ती सेवा के बाहर या भीतर से ही होनी चाहिए। कर्मचारियों की योग्यता निर्धारण का तरीका और लास्ट योग्यता के निर्धारण के लिए अभिकरण आदि आदि। पहला, भर्ती करने वाली सत्ता। आज के इस आधुनिक युग में प्राय अधिकांश भर्तियां मुख्य निष्पादक की आज्ञा अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं। पहले कई मामलों में भर्ती का अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त था, लेकिन आज ये अधिकार प्राय समाप्त हो गए हैं, अतः इस पहलू का विस्तृत अध्ययन आवश्यक नहीं है। दूसरा, कर्मचारियों की भर्ती सेवा के बाहर या भीतर से होनी चाहिए। भर्ती दो रीतियां प्राय सभी राष्ट्रों में प्रचलित है। पहला, सेवा के अंदर से अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती। दूसरा, सेवा के बाहर से अर्थात सीधी भर्ती जो खुले बाजार से होती है। पदोन्नति द्वारा भर्ती की अच्छाइयाँ। भर्ती की इस रीति में जिसमें कि कर्मचारी पहले से ही सेवा में होते हैं, उनकी पदोन्नति कर दी जाती है। इसके लाभ। पहला, कर्मचारियों का पिछला अनुभव नए उत्तरदायित्व को समझने में विशेष सहायक होता है। दूसरा, कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, इस कारण वे उत्साह, लगन व निष्ठा से कार्य करते हैं। इससे सेवा की कार्यकुशलता एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरा, अधिकारी वर्ग पहले से ही कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों व योग्यता से भलीभांति परिचित होते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है, जो कि प्रत्यक्ष भर्ती की विधि में कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट, पहले से ही प्रशिक्षित होने के कारण इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। लेकिन इस प्रणाली में कुछ दोष भी हैं। पहला, चुनाव का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। दूसरा, गतिहीनता का प्रवेश होता है। तीसरा, विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और विद्यार्थियों के लिए द्वार बंद हो जाता है। युवकों में बेरोजगारी फैलती है, जिससे समाज में असंतोष पनपता है, जो समाज के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। अतः कुछ 1% पद ही पदोन्नति द्वारा भरे जाएं, उच्चतम पद पर जरूर पदोन्नति से भरे जाएं। प्रत्यक्ष या सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस प्रणाली के अनेक लाभ हैं जो उल्लेखनीय हैं। पहला, सभी व्यक्तियों को समान अवसर, जो प्रजातंत्र का सिद्धांत है, समान रूप से मिलता है। दूसरा, भर्ती का विस्तृत क्षेत्र सरकार के सामने खुला होता है, जिसके कारण अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्ति भर्ती किए जा सकते हैं। तीसरा, सीधी भर्ती द्वारा निरंतर नया खून सेवाओं को मिलता रहता है, जिससे कि वैज्ञानिक युग की प्रगति के साथ साथ सेवाएं कर सकें। तथा लास्ट, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में नए नए परिवर्तनों से सीधी भर्ती के प्रत्याशी अधिक परिचित होते हैं, अतः अधिक आसानी से जनता की नब्ज को समझने के लिए समर्थ होते हैं। लोक सेवकों के लिए योगदान। प्रत्येक राष्ट्र में राजकीय सेवकों के लिए कुछ पूर्वाक्षित योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। प्राचीन काल में पूर्व अपेक्षित योग्यताएं निश्चित नहीं की जाती थी, क्योंकि उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समानता के सिद्धांत के अनुसार अपनी पसंद की सेवा में प्रतियोगी होने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगर वह योग्य होगा तो चुन लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति हर पद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। आज के विशिष्टीकरण के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ प्रशिक्षण के ज्ञान पहले से ही प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। अतः पदों के लिए प्रतियोगिता करने की अनुमति केवल उन प्रत्याशियों को दी जानी चाहिए जिनमें कि उस कार्यों की विशिष्ट योग्यता एवं क्षमता विद्यमान हो। लोक सेवा में विशिष्ट पदों के लिए सदैव कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती हैं, ताकि केवल उपयुक्त व्यक्ति ही प्रतियोगिता में भाग ले सके।
लोक सेवकों के लिए दो प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। पहली है सामान्य, दूसरी विशिष्ट। सामान्य योग्यताएं निम्न है। पहला नागरिकता, दूसरा अधिवास डोमिसाइल अथवा निवास तथा तीसरा लिंग। विशिष्ट योग्यताएं निम्न प्रकार हो सकती हैं: आयु, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण तथा अनुभव से संबंधित। भर्ती के लिए सामान्य योग्यता। पहला नागरिकता। एक सरकारी कर्मचारी के लिए प्रथम अपेक्षित योग्यता यह है कि वह राज्य का नागरिक होना चाहिए। कई बार विदेशी नागरिकों को भी कर्मचारी रख लिया जाता है, लेकिन केवल अस्थायी तौर पर ही कुछ समय के लिए। नेपाल, भूटान और सिक्किम के नागरिकों को भारत में सरकारी सेवाओं में लिया जाता है, क्योंकि इन राष्ट्रों के साथ भारत के अति प्राचीन ऐतिहासिक संबंध हैं। दूसरा, अधिवास अथवा निवास। कभी कभी लोक कर्मचारियों के लिए अधिवास योग्यता भी आवश्यक होती है। इस योग्यता के अंतर्गत एक विशिष्ट क्षेत्र के निवासी ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन 1956 के पूर्व कई राज्यों में ये योग्यता प्रचलित थी, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार इस योग्यता को संविधान के विरुद्ध मानकर समाप्त कर दिया गया। इस योग्यता के अनुसार योग्य प्रत्याशियों को सीमाबद्ध कर दिया जाता है, जो कि प्रजातंत्र के लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट, लिंग। पद विशेष के कर्तव्य भार के आधार पर कभी कभी लिंग भी योग्यता बन जाता है। यद्यपि प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में लिंग की समानता का सिद्धांत माना गया है, लेकिन कुछ सरकारी कार्य जैसे सुरक्षा कार्य आदि में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी उच्च प्रशासकीय पदों पर विवाहित स्त्रियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। यह रोक उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व, प्रशासकीय उत्तरदायित्व में संघर्ष तथा तनाव पैदा न हो, इस उद्देश्य से लगाई जाती है। विशिष्ट योग्यताएं। आयु। कुछ राष्ट्र लोक सेवकों में युवकों को भर्ती करने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो कुछ अधिक आयु के अनुभवी व्यक्तियों को भर्ती करने में विश्वास करते हैं। इंग्लैंड, भारत आदि राष्ट्रों में अधिकांश भर्तियां 21 और 28 वर्ष के बीच होती हैं। उसके पश्चात उन युवकों को जो हाल ही में स्कूल व कॉलेज से विद्या उपार्जित करके निकले, उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा उसे विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा, शिक्षा। सरकारी कार्य को चलाने के लिए केवल सामान्य प्रशासकों की आवश्यकता नहीं होती, अपितु विभिन्न व्यवसायों में दक्ष निपुण व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियनों आदि की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा की योग्यता दो प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षा, वह शिक्षा जो सामान्य व शैक्षणिक विद्यालयों में दी जाती है। दूसरी, विशिष्ट शिक्षा, वह जो व्यावसायिक विद्यालयों में दी जाती है। नेक्स्ट, अनुभव। भारत में अधिकांश लोक सेवा पदों के लिए अनुभव एक आवश्यक योग्यता बनता जा रहा है। कुछ एक सेवाओं में अनुभवी व्यक्तियों को लेने से सेवा में कुशलता का संचार होता है और लोक प्रशासन अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। और लास्ट है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत गुण। ईमानदारी, प्रतिभा शक्ति, चातुर्य, साधनपूर्ण, विश्वसनीयता, दृढ़ता, सामयिक सूझ, निर्देश देने, नियंत्रण करने, दूसरों के साथ सहयोग करने के साथ कार्य करने आदि की सामर्थ्य एक महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट, अगली क्लास में।